बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है, जहां हम PSL 7 के मैचेस के साथ साथ दीगर खेलों पर भी बात करते हैं। कल हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त 2 मैचेस रहे। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे मैच में कराची किंग्स ने जो है 8 मैचेस हारने के बाद कल पहली फतह उन्हें नसीब हुई। कल हमने देखा कि 22 रन से कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की, जबकि मुल्तान सुल्तान ने जो है इस टूर्नामेंट के अंदर 117 रन से कामयाबी हासिल की, जो बहुत बड़ी फतह थी इस टूर्नामेंट के अंदर। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ गुलाम मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं। गुलाम साहब अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों शुक्रिया आप दोनों हजरात का हमारे स्टूडियो आने का। रियाज साहब क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। कराची की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, लेकिन यह है कि वो कहते हैं और भी कुछ कहते हैं इसके साथ, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। बात यह है कि कराची किंग्स के पास होने के लिए कुछ भी नहीं था और उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं था। लेकिन आप ये देखें कि इससे पहले वाले मैच में भी जिस तरह से उनको रिएक्ट करना चाहिए था वो नहीं कर सके, क्योंकि इससे पहले 1-2 मैचेस में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। लेकिन कल का अगर आप मैच देखें तो वाकई मतलब ये कि एक तरह से अगर आप सिर्फ जीत को देखें तो उन्होंने यकीनी तौर पर एक कमाल किया, लेकिन अगर आप रन्स को देखें तो वो रन्स नहीं थे जो बोर्ड पे मतलब सजाए जा सकते थे एक यकीनी फतह के लिए। लेकिन आप ये देखें कि क्रिकेट है और कहते हैं कि क्रिकेट बाई चांस है, और T20 में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और किसी भी बॉलर का एक स्पेल और किसी भी बैटर का एक मतलब अगर वो जो खेलता है 2-4 छक्के जो है खेल का और मैच का पासा पलटने के लिए काफ़ी होते हैं। तो कल बिल्कुल 149 रन्स बनाए, जीत के लिए 150 रन्स का टारगेट दिया। बाबर आजम जो है गो के मतलब ये कि जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 39 सबसे ज़्यादा रन बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ओवरऑल देखें तो कराची की जीत जो है वो यकीनन एक अच्छी चीज़ है। और लेकिन बात यही है कि बहुत देर में चार्ज हुए, और इसकी ज़ाहिर है हम लोग इतनी मतलब इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि जो वजूहात थी, यानी डक में बैठे हुए मेंटोर से लेके ऑफिशियल से लेके हर खिलाड़ी पे जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती थी वो ज़ाहिर है उन्होंने वो पूरी नहीं की। फिर उनका ज़ाहिर है मतलब वो जेल भी नहीं थे, उनका कॉम्बिनेशन भी नहीं बन सका। फिर आमिर और इलियास भी पहले उनके टीम के साथ नहीं थे। बहरहाल लेकिन ये कि उन्होंने रजिस्टर अब ज़रूर करा दिया है कि वो एक मैच जो है जीत गए। और आप ये देखें कल मीर हमज़ा जो थे उन्होंने मतलब ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और इस तरह के प्लेयर्स जब ऐसे किसी मैच में जहाँ पे उनकी टीम को एक फ़तह की तलाश थी और ज़रूरत थी, जब उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस पेश की है तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है मीर हमज़ा के लिए। बहुत बड़ी बात है, नौजवान क्रिकेटर्स डग आउट पे बैठे थे, उन्हें चांस मिला और उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया। गुलाम मोहम्मद साहब क्या कहेंगे? कल अल्लाह अल्लाह कर कराची किंग्स से 8 मैचेस मुसलसल हारने के बाद जो है कल पहली फतह नसीब हुई, 22 रन से कामयाबी हासिल की, और बड़ी टीम थी कोयटा लाहौर कलंदर्स की, उसके खिलाफ कामयाबी हासिल की। तो कैसा देगा कल के मैच को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाजुद्दीन साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, और आगे इन्होंने एक और शेर पढ़ा था सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। बहरहाल ये है कि जी जहाँ तक ये जो एक जुमला कहा जाता है कि क्रिकेट में सब कुछ हो सकता है, तो हर खेल की पोजीशन तकरीबन यही होती है कि किसी वक्त भी कोई चीज़ हो सकती है। कराची की टीम इतनी ख़राब टीम नज़र नहीं आती थी, और सबसे बड़ी बात यह कि उसके जो कोच हैं वसीम अकरम साहब पाकिस्तान के कप्तान रहे और दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में उनका शुमार होता है, और आजकल वो नेशनल बैंक के स्पोर्ट्स कंसल्टेंट भी हैं। तो वसीम अकरम साहब ने यकीनन कोशिश की होगी, और मैं समझता हूँ कि ये बात मेरा दिमाग नहीं काम करता कि 8 मैचेस कराची की वो टीम हारी है कि जिसकी कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं, और आगे ऑस्ट्रेलिया आ रही है, और इस टीम के अंदर अच्छे प्लेयर थे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बात जो रियाजुद्दीन साहब ने की थी, मैं उस बात को थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा कि जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी वो जो हसन अली का कैच था अगर वो ड्रॉप होने की वजह से आ रहा, कुछ और कहते हैं। मैं इस बात पे आके कहूँगा कि 1992 का वर्ल्ड कप जो था, जो हमने जीता था, क्रिकेट खेल में किस्मत की याबानी बहुत ज़रूरी है और किस्मत का दखल बड़ा ज़रूरी है।
1992 के वर्ल्ड कप में हम अगर और मगर के ऊपर क्रिकेट खेल रहे थे कि बारिश हो जाए, वो ये हो जाए, वो हो जाए, और ऐसा ही हुआ और हम वर्ल्ड कप के पाकिस्तान उसका चैंपियन बना। तो कराची के साथ जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो पिछले साल कोयटा के साथ हुआ था, इस साल कराची के साथ हुआ है। अब एक बात समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि रियाजुद्दीन साहब एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, कमेंट्री भी इनकी दुनिया में इन्होंने हर हॉकी की दुनिया के हर खेल पे, हर मुल्क में की है और हर इवेंट पे की है। ये ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि पिछले साल कोयटा का जो हाल हुआ, इस साल वो कराची का हाल हुआ, तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि ये क्यों हुआ। बहरहाल मेरी दुआ है, चूँकि मैं कराची हाइट्स हूँ, मेरी दुआ है कराची के लिए कि कराची अगले मैचेस में परफॉर्मेंस करे। बिल्कुल, और अगले मैचेस में कराची भी, बकिया जो एक मैच है वो कराची किंग्स जीते। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन अरसलान खोकर ने। अरसलान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अरसलान साहब, अस्सलाम वालेकुम। लाइन मुनक़ता हो गई। जैसे ही राब्ता होता है अरसलान खोकर का तो दोबारा जो है हम उनसे बात करते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे कल के मैच में, जो पहला मैच था मुल्तान सुल्तान का, उसमें सबसे बड़ी फतह पीएसएल की कल 117 रन से कामयाबी हासिल की मुल्तान सुल्तान ने। तो क्या कहेंगे मुल्तान सुल्तान के एक दफ़ा फिर मोहम्मद रिजवान धुआंधार इनिंग खेलते नज़र आए, शान मसूद उम्दा इनिंग खेलते नज़र आए, तो कैसा देखा कल के, फिर दोनों ने शराकत कायम की 119 रन की, तो कैसा देखा कल के मैच को? देखें, इसमें तो कोई मतलब ये कि कमाल ही नहीं है कि मुल्तान सुल्तान ने खेल के हर शोबे में डोमिनेट किया है और उन्होंने उनके कप्तान रिजवान ने जितने काम और कूल तरीके से मतलब अपनी टीम को लेके चले हैं, उसका रिफ्लेक्शन जो है कतई तौर पर आपको नज़र आया उनकी कामयाबियों में। और अब शहजादा ये बात तो तय हो गई है कि मुल्तान, लाहौर और पेशावर जो है वो कमोबेश बल्कि 100% क्लियर तौर पे निकल गई हैं, फाइनल 4 में पहुंच गई हैं। हाँ, अभी कोयटा के लिए ये है कि अगर कोयटा दोनों मैचेस जीतता है, देखें क्रिकेट में जैसे गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा कि माशाल्लाह इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं और ये मतलब उन टीमों में होते थे साथ में, जब इमरान खान टीम के कप्तान हुआ करते थे तो गुलाम मोहम्मद साहब का अपना एक वो है माशाल्लाह। तो अगर कोयटा, जैसे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अगर दोनों मैचेस जीतती है तो फिर, और अच्छे रन रेट के साथ जीतती है, स्ट्राइक रेट इनका बैट्समैनों का अच्छा होता है, तो ये जो है मतलब आ सकती है अगर दोनों मैचेस जीतती है। और अगर इस्लामाबाद मैच हार जाती है तो इस्लामाबाद जो है बाहर हो जाएगी, लेकिन वो तीनों टीमें मुल्तान, लाहौर और पेशावर की टीमें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, जहाँ तक कल की परफॉर्मेंस की ताल्लुक है तो देखें ये इस पीएसएल का हाईएस्ट स्कोर है और गुज़िश्ता साल जो था वो 247 रन किए थे, 247 रन, 2 खिलाड़ी आउट थे, वो इस्लामाबाद ने पेशावर के खिलाफ किया था और ये इन्होंने जो है मुल्तान ने कोयटा के खिलाफ किया, तो ये इस पीएसएल का हाईएस्ट स्कोर था। और बिल्कुल इस पीएसएल का सबसे हाईएस्ट स्कोर था। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है अरसलान खोकर ने। अरसलान साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। अरे भाई, अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? माशाल्लाह। अरसलान भाई, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? जो पहला मैच खेला गया, हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने जो है 117 रन से कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे मैच में कराची किंग्स ने जो है 22 रन से कामयाबी हासिल की। पूरा टूर्नामेंट में ऑफ कलर रहने वाली टीम कल एक दफा लड़ती हुई मैदान में दिखाई दी, गो के उन्होंने एक बहुत कम स्कोर 149 रन किए थे, लेकिन उसका दिफा करने में कामयाब रही। तो समझते हैं कि कल जेल होती हुई नजर आई कराची किंग्स की टीम। यार शहजादा मोइन, जेल होती भी तो अब खैर कोई जरूरत नहीं है उनको जेल होने की। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कराची किंग्स के साथ जो कोयटा के साथ हुआ। रॉन्ग कॉम्बिनेशन, ड्राफ्टिंग का मिसयूज करना, ड्राफ्टिंग के अंदर कैप्टन को सही तरीके से उसकी चॉइस के लड़के ना लेना। उसके बाद जब वसीम अकरम ऑस्ट्रेलिया में थे तभी तय हो रहा था यहाँ पर कि ड्राफ्टिंग में किस किस का नाम होना चाहिए, तो वन मैन शो आपको लेके डूबता है और वो हुआ। वहां पर ऑनर्स का जितना अमल दखल है उस टीम में, ये लाहौर कलंदर में हुआ करता था पहले शुरू के 3 सीजन में। 3 सीजन के बाद जब लाहौर कलंदर के ऑनर्स ने अपने आप को बैक साइड पे करना शुरू किया तो आपके सामने है कि लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस कैसी रही। मुल्तान सुल्तान के लिए मैं आपको बताऊं कि जो आलमगीर तरीन खान है, उन्होंने और अली तरीन ने जब रिजवान बाहर थे तो वहीं पर कंसल्टेशन शुरू हो गई थी उनके साथ भी और कोच के साथ भी, चूंकि कोच भी बहुत बड़ा नाम है
तो उनके साथ वहीं पर कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई थी कि किस किस प्लेयर को लेना है। रिजवान ने जो आपके इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनके भी नाम सजेस्ट किए थे, और यकीनी तौर पर रिजवान के दिए हुए तमाम पर वो नाम दिए भी गए। तो मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब मसला सिर्फ कराची का ये है कि गैर जरूरी तौर पर बाबर आजम को प्रेशराइज किया जा रहा है। दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, रॉन्ग पिक एंड चूज की वजह से बाबर आजम तनकीद का निशाना बने, ये तो बहुत ज्यादा थी। पूरी टीम डिपेंडेंट है बाबर आजम पे। शर्जील उस तरह से स्कोर नहीं करता, लॉन्ग गेम का प्लेयर नहीं है वो शुरू के 4-5 ओवर का इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो बस्ट हो जाता है, किसी एक मैच में वो खेल लेता है। मुझे बताएं मिडिल ऑर्डर में जो कुछ पिक एंड चूज हुआ है, ऑलराउंडर्स की भरमार है, स्पेसिफिक बैट्समैन उनके पास, एक शर्जील है, एक उसके बाद क्लार्क है, उसके बाद बाबर आजम है, एक साहबजादा फरहान है। अब ये 4 प्लेयर्स आपके पास स्पेसिफिक बैट्समैन है, उनमें से क्लार्क स्कोर नहीं कर रहा, बाबर आजम अकेला कुछ कर देता है किसी मैच में तो उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। साहब साहबजादा फरहान को काफी नीचे नंबर पर खिलाया जा रहा है, ताकि देखा जाता है कि वो ऊपर नंबरों पे बैटिंग करते हैं, तो यहाँ पर तो फर्क थोड़ा सा नजर आ रहा है ना बैटिंग ऑर्डर का। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुझे बताएं साहबजादा फरहान को कहाँ खिलाएं? जो क्लार्क की जगह खिलाएं, शर्जील की जगह खिलाएं, या दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम की जगह पर खिलाएं? कहाँ पर खिलाएं? बाबर आजम को आप बिल्कुल नीचे नहीं भेज सकते, शर्जील नीचे का प्लेयर है नहीं, जो क्लास को आप अगर उससे नीचे भेज देते हैं तो आप उसका फायदा क्या उठाएंगे? काम होता है नए प्लेयर का कि वो अपनी जगह खुद सेट नहीं करे। आपने हारिस को देखा है, पेशावर ज़ल्मी का प्लेयर बिल्कुल उन्होंने टेस्ट किया, उसका टेस्ट इतना कामयाब हुआ और उस लड़के ने अपने आप को प्रूव किया कि यस आई एम द प्लेयर हु कैन ओपन फॉर यू। उसने कामरान अकमल की रिप्लेसमेंट, मुझे लगता है कि अब कामरान अकमल का भी ये लास्ट सीजन है जाहिर है, उसके बाद वही रिप्लेसमेंट लग रहे हैं, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है हारिस शायद नेशनल टीम के लिए हैदर अली की रिप्लेसमेंट भी बन जाए, क्योंकि हैदर अली भी वही काम कर रहे हैं जो काम नए प्लेयर अक्सर टीम में आने के बाद करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस लूज करना और जल्दबाजी करना। वैसे हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान की, आपने कहा था 245 स्कोर किया मुल्तान सुल्तान ने, और एक बार फिर आपको पता है ओपनिंग जोड़ी उनकी बहुत शानदार चल रही है। शान मसूद ने कमाल की गेम खेली, रिजवान ने एक्सीलेंट, रिजवान से आप एक्सीलेंट ही उम्मीद करते हैं, कभी कभी रिजवान ऑफ कलर होते हैं लेकिन रिजवान की रोसू ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है, 26 बॉलों पर 71 रन की इनिंग खेली, कल जबरदस्त इनिंग थी कल उनकी। सर जबरदस्त, इसलिए देखिए ना पूरी टीम इसको कहते हैं, मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ। 2 ड्राफ्टिंग हुई है PSL में, आपको एक मिनी ड्राफ्ट में मौका मिला, वो कराची किंग्स ने जाया कर दिया। मेजर ड्राफ्ट में आपने उठाया क्या? तमाम ऑलराउंडर्स को उठा लिया। मीर हमजा को शुरू के मैचेस नहीं खिलाए गए, मीर हमजा का इन्होंने इस्तेमाल ही गलत किया। कल उसने अपने भरपूर शोकेस किया अपने टैलेंट का, इससे पहले भी जिस दिन से उसको मौका मिल रहा है मैचेस में खेलने का, वो अच्छी तरीके से बॉलिंग कर रहा है। बॉलिंग स्ट्रेंथ है नहीं, आप शिनवारी पर कितना कर सकते हैं रिलाय? शिनवारी को कोयटा इसलिए लूज किया था क्योंकि वो शुरू के ओवर तो कर लेता है, लेकिन जहां पर रन कंटेन करने की बात आती है, जैसे बिले कर रहा है मुल्तान सुल्तान का लास्ट ओवर में, वैसे वो नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसका वो जून भी खत्म हो रहा है। अच्छा, रन कंटेन की आपने बात की तो हमने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखा कि जमान खान रन कंटेन करने हुए लास्ट ओवर्स में बड़ा अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जमान खान के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शानदार टैलेंट है शहजादा मोइन, और मेरा ख्याल है रियाज भाई के साथ बैठे हुए मेरे साथ प्रोग्राम में थे तो हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जहां पर कैप्टन आपको बहुत ज्यादा बूस्ट करे, बैकअप करे, आपको फुल सपोर्ट करे, आपको वो मैच याद होगा जहां पर लास्ट ओवर जमान को दिया गया तो शाहीन ने कहा यार ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें लास्ट ओवर दिया, ये हमारी गलती है, हम अपने स्कोर बचाने के चक्कर में लास्ट ओवर तुम पर डाल रहे हैं, लेकिन अगर तुम स्कोर रोक लोगे तो यू विल बी अ हीरो, और अगर आप स्कोर दे दोगे तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल नए प्लेयर हो, आपको उसका तजर्बा हो। और बिल्कुल शाहीन शाह आफरीदी ने उस पर थोड़ा प्रेशर जरूर डाला जमान खान पे, और वो कप्तान के फैसले पे हमने देखा कि पूरे उतरते हुए भी दिखाई दिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले बात हो रही थी जमान खान के हवाले से, डेड ओवर में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। और अब अरसान भाई क्या कहेंगे, कल लाहौर कलंदर्स की बैटिंग बड़ी परफेक्ट है, लेकिन कल हमने देखा कि उनके ओपनर्स नहीं चले, लेकिन उसके बाद जो है बिल्कुल ही डाउन होती दिखाई दी। थोड़ी देर ज़रूर कोशिश की मोहम्मद हफीज़ ने, लेकिन वो भी टीम को नहीं जिता सके। तो क्या कहेंगे एज ए सीनियर मोहम्मद हफीज़ की कारकर्दगी को किस तरह देख रहे हैं लाहौर कलंदर? पहली दफा लाहौर कलंदर थोड़ी सी प्रेशर में नजर आई, लेकिन हम समझते हैं वहां पर ड्यूक फैक्टर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है रात के मैचेस में। कर रहा है शहजादा मोइन, आपकी बात सच है। कल का थोड़ा सा माहौल भी तेज था, लेकिन यार ये माने कि कल कराची किंग्स ने बॉलिंग अच्छी, इसको क्रेडिट दे। लाहौर कलंदर अपनी जगह, ये लाहौर कलंदर पे वो उस तरह नहीं परफॉर्म हो पाया, और 8 मैचेस के बाद आपको पता है कि फखर जमान नहीं चले, ऐसा पहली बार हुआ और फिर उनको उसका नुकसान भी हुआ। लेकिन एक चीज है कि हफीज ने इससे पहले भी परफॉर्म किया, हफीज परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक मैच में अगर हफीज ने नहीं भी परफॉर्म किया तो खैर है, हफीज अपना टाइम निकाल चुके हैं और भरपूर परफॉर्मेंसेस दे भी रहे हैं हफीज। अच्छा, थोड़ी सी उमर अकमल के हवाले से अरसान भाई क्या कहेंगे? देर से कराची किंग्स ने चांस दिया उसे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसे तकरीबन मैचेस में उमर अकमल ने रन किए हैं, कल भी 50 रन स्कोर किए। तो कैसा देख रहे हैं उमर अकमल की वापसी टीम में? नहीं बहुत अच्छा उमर अकमल के वापस जाके परफॉर्म करे। अभी आपको पता है लड़कों की लॉट मौजूद है, उमर अकमल को अब मेरा ख्याल है बहुत टफ टाइम है, उमर अकमल से अब वापसी कर पाएगा अहमद शहजाद की तरह। अब ये डोमेस्टिक वगैरह खेले, अपना टाइम पूरा करे। उमर अकमल की वापसी टीम में नामुमकिन है, जगह ही नहीं है। उमर अकमल जिस जगह पे खेलते हैं वहां पर आपके पास आसिफ खड़ा हुआ है, आसिफ अली इतना तगड़ा प्लेयर है कि अब आसिफ अली को आप 25 या 30 रन का प्लेयर आपको चाहिए होता है छठे नंबर पे जो आपका मैच फिनिश करे। वहां पर उमर अकमल को उसके साथ कंपैरिजन नहीं, नो डाउट उमर अकमल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कोई दो राय नहीं। उमर अकमल ने अपनी परफॉर्मेंस शानदार दी है, बट इट्स नॉट द टाइम फॉर उमर अकमल टू कम बैक फॉर द टीम। और ये बहुत गंदी बहस है, अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है, जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, उसके बाद देखें कि उमर अकमल क्या अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, जिस तरह पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उमर अकमल, डोमेस्टिक में भी रन करें और फिर यकीनन उनके लिए भी दरवाजे ज़रूर खुलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। दूसरी तरफ हम देखते हैं थोड़ी सी बात बाबर आजम और फ़खर जमान के हवाले से। अरसान भाई कह रहे हैं बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पे अगर T20 में चांस मिले तो आप मुझे खेलना चाहिए, क्योंकि फ़खर जमान जो है ऑलरेडी ओपनर बैट्समैन है और इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्म भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ़खर जमान समझते जब T20 मैचेस हो हमारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो फ़खर जमान ओपन करते दिखाई दे, बाबर आजम वन डाउन पोजीशन में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पीएसएल के अंदर बाबर आजम जो है पावर प्ले का भरपूर तौर पर फायदा उठाते दिखाई नहीं दे रहे। यार आपकी बात दुरुस्त है शहजादा मोइन, एक हद तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बाबर आजम, एक चीज मैं और आप यहाँ रियाज भाई हो गए या आपके साथ जो गुलाम साहब बैठे हैं सारे बेहतर तरीके से जानते हैं, बाबर आजम कुछ एकदम से चार्ज करने वाला प्लेयर नहीं है, हर प्लेयर एक तरह का नहीं होता। बाबर आजम टाइम लेता है, सेटल होता है, उसके बाद वो आपको ऐसी जगह पर लाके खड़ा करता है जहां पर आपके लिए जीत आसान होती है। उसके लिए जरूरी है बाबर आजम के साथ एक खेलने वाला जो कि रिजवान है, और या फिर आप समझ लें कि अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर उसको चाहिए साथ, जो स्ट्राइक रोटेट करता रहे। और बाबर आजम अपनी 30-40 बॉल्स के बाद जिस तरह खेलता है उसके बाद आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो बाबर आजम को सेटल करने के लिए इतने बड़े प्लेयर को सपोर्ट देना, आप बड़ा प्लेयर ले लेते हैं उसकी सपोर्ट में कोई लेते नहीं है, ये अजीब सी बात है। बाबर आजम का मैं नहीं समझता तो बड़ा कसूर है यार, बाबर आजम के ऊपर गैर जरूरी तनकीद हो रही है, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। और एक चीज शहजादा मोइन, अगर आपके पैनलिस्ट इससे अग्री करेंगे तो अंदाजा होगा आपको भी, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बाबर आजम की वजह से इस मुल्क में इस वक्त बैटिंग टैलेंट सामने आया, उस बंदे ने कोई शक नहीं है बैटिंग टैलेंट उभारा है, उसको देखकर लड़के अब बाबर आजम बनना चाहते हैं। रिजवान के मुंह से आप सुने मैंने अपनी बैटिंग की इंप्रूवमेंट की बाबर आजम को देख के, अब्दुल्ला शफीक से सुने बाबर आजम ने इतना टफ टाइम दे दिया पाकिस्तान में कि पहले बॉलिंग टैलेंट थी, लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था पाकिस्तान को, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास इतने बैट्समैन है कि अब हम सोचते हैं कि उन्हें खिलाएं कहां। बिल्कुल
एक नया साइन हमारे पास मोहम्मद हारिस की सूरत में भी आ गया। अब हम सिलेक्टर भी उनकी नज़रें जमी हुई हैं कि मज़ीद वो परफॉर्म करे तो यकीनन उसे भी T20 स्क्वाड में शामिल किया जाए। तो रियाज साहब क्या कहेंगे, जिस तरह अरसलान साहब कह रहे थे कि बाबर आजम के मुतल्लिक कि उन्हें जल्द जल्द जो है अपनी इनिंग को कंटेन करने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, ठहरना चाहिए, तो यकीनन इस फैसला यही होगा कि फ़खर जमान नीचे के नंबरों पे खेलें। क्या कहेंगे बाबर जमान? नहीं देखें, अरसलान भाई ने बहुत ही मतलब बड़ी अच्छी और बड़ी कंप्लीट और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बातें की हैं, और जितनी भी मतलब एक उन्होंने मुख्तलिफ प्लेयर्स के सिलसिले में बातें की हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को उन्होंने चार चांद लगा दिए। और जो हम समझ सकते थे जिस तरह, बिल्कुल अरसलान भाई ने सही कहा। जहाँ तक आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं तो इसमें देखें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम, देखें आप किसी भी के खिलाड़ी को किस तरह से जज करेंगे। उन्होंने आईसीसी का अवार्ड हासिल किया है, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, और दुनिया के हर बड़े बॉलर के सामने उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को पेश किया है। जब कोई खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस जो है मतलब पेश कर दे तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। अगर हम उसको तज़िया सिर्फ कराची किंग्स के मतलब हिसाब से करेंगे, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से करेंगे, तो ये कतई तौर पर नामुनासिब होगा। जैसा कि अरसलान भाई ने कहा कि देखें ये तो कराची किंग्स की टीम है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो है टीम मतलब ये कि उनके कोच ने सिलेक्ट की है या वसीम अकरम ने की है, लेकिन कुछ बातें और भी निकल के सामने आ रही हैं कि इसमें कुछ प्लेयर्स का भी काम था। बहरहाल ये तो उनका ज़ाती मसला है कराची किंग्स का, कि उसको किस तरह से देखेंगे, लेकिन हम तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जो बेटर मतलब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि जब आपको दूसरे खिलाड़ियों से मदद ना मिले और उनकी पूरी टीम के तमाम खिलाड़ी कमोबेश हर मैच में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा ना कर पाएँ, तो सिर्फ कप्तान को मैं ये समझता हूँ कि ब्लेम देना जो है वो कतई तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। और देखें जब वो पाकिस्तान की टीम के साथ खेलते हैं तो रिजवान की नो डाउट, रिजवान को उनकी और उनको रिजवान की सपोर्ट हासिल होती है। और जब वो बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो आप ये देखें कि जो उन्होंने मतलब परफॉर्मेंस दी इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इससे बड़ी टीमें दुनिया में कौन सी हो सकती हैं, या इनके जो बॉलर्स होते हैं उनसे बड़े बॉलर्स कौन हो सकते हैं जिनके सामने उन्होंने ये परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बाबर आजम के खिलाफ ये तो आप कह सकते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इसलिए कि ऑन एंड ऑफ वो तो उनकी मजमूई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और हर प्लेयर पर आप ये डिपेंड भी नहीं कर सकते और उसको प्रेशर भी नहीं दे सकते कि हर मैच में एक ही प्लेयर जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करे। ऐसा कहीं नहीं होता। अगर आप ऐसा किसी प्लेयर के साथ करेंगे तो वो प्लेयर जो है प्रेशर में आ जाता है और वो फिर अपनी परफॉर्मेंस भी सही तरह से नहीं पेश कर सकता, अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस अदा नहीं कर सकता अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। यही प्रेशर इस वक्त जो है बाबर आजम के साथ है। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं गुलाम अब्बास साहब। गुलाम अब्बास साहब क्या कहेंगे, कल के मैच के हवाले से बड़ी अच्छी हमने देखा कि कल एक दफ़ा फिर मोहम्मद रिजवान ने बड़ी उम्दा बैटिंग की कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, तो कैसा देखा कल के मैच को आपने? सर कल का मैच काफ़ी अच्छा था और सर काफ़ी एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि कराची किंग्स लगातार 8 मैचेस हारने के बाद उनका जो ये कमबैक हुआ है और लाहौर कलंदर्स के होम ग्राउंड के ऊपर, तो माशाल्लाह सर एक सरप्राइजिंग मैच था और बहुत अच्छा था। अच्छा गुलाम साहब क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त कराची किंग्स ने लाहौर को लाहौर के होम ग्राउंड पे शिकस्त दी, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखें जैसे गुलाम अब्बास जमाल साहब ने फरमाया, मैं इनकी बात को सेकंड करूँगा कि इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज के जो न्यूज़पेपर्स मैंने देखे थे इन द मॉर्निंग, उसमें ये लिखा हुआ था कि हाउस पैक ग्राउंड था मतलब वो, और 100% उसमें लोग आए। और लाहौर कलंदर जो है उनके जो CEO वगैरह आतिफ राना साहब वगैरह जो हैं वो बेइंतहा अपनी टीम पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, खर्च और बहुत सपोर्ट करते हैं। और फिर लाहौरियों का एक मिजाज है मतलब वो अपने शहर के लिए, यकीनन कराची वालों का भी एक मिजाज है। मैं इस जगह बैठ के मैं कराची की बात कर रहा हूँ, मैं जितना खुश हूँ, मेरी फैमिली जितनी खुश है। कल मेरे बेटे की बारात थी तो मेरी बेगम साहिबा और मेरी फैमिली जो है वो जश्न मना रही थी कि कराची किंग ने आज हमें बारात के मौके पे एक खूबसूरत तोहफा दिया। बिल्कुल कराची किंग ने इनके बारात पर जो है तोहफा दे दिया। अरसान भाई क्या कहेंगे कल के क्राउड के हवाले से, क्योंकि क्राउड हमने देखा कि बाबर आजम को बड़ा सपोर्ट करती है लाहौर की, और कल हमने देखा कि बाबर आजम ने उनकी खुशियां झोली में डाल दी, तो कितना खुश दिखाई दिए कल की क्राउड जो है कराची किंग्स की फतह पर। देखिए मैं बताऊंगा, जैसे साहब ने फरमाया कि
वो लोग सारे बहुत खुश हुए। मैं, आप यकीन करें, दिल से खुश हूँ कि कराची किंग्स ने एटलीस्ट जो अपना फिनिश कर रहे हैं वो जीत के कर रहे हैं। और ये जीत आप कराची किंग्स से ज्यादा बाबर आजम की है यार। इस बेकार टीम के साथ बाबर आजम ने ये मैच जितवा दिया है, और आप क्या चाहते हैं बाबर आजम से। दूसरी बात जो आप कर रहे थे, मैं एक शॉर्ट की बात करता हूँ। बाबर आजम कोई सिर्फ पाकिस्तान का प्लेयर अब नहीं कि आपसे कहें कि यार वो ये लीग का नहीं चल रहा तो आप उसे, जैसे रियाज भाई कह रहे हैं, आपको पता है बाबर आजम ने जो काउंटी क्रिकेट है समरसेट के लिए शानदार परफॉर्मेंसेस की है, करोड़ों रुपए में वो बिक रहा है पूरी दुनिया में। बाबर आजम ने यही बात कह रहा हूँ कि गेटवेज ओपन की है आपके लिए बैटिंग के। बैटिंग टैलेंट आ रहा है, उसको देखिए, आप एप्रिशिएट करें, उसको सपोर्ट करें। थोड़ा बहुत बुरा टाइम हर बंदे पर आ जाता है, और कोई इतना बुरा टाइम नहीं आया। इसी टूर्नामेंट में बाबर आजम ने 90 भी किए, इसी टूर्नामेंट में बाबर आजम ने 50 की है। बाबर आजम के ही सबसे ज्यादा स्कोर है कराची किंग्स की। अच्छा अरसान साहब, थोड़ी सी कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से भी बात कर लें। कल उनके बॉलर्स ने रन की बहार कर दी, 245 रन करवा दिए। तो क्या समझते हैं कि सिर्फ एक नसीम शाह जो थे, इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते तो अरसान साहब यहीं से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वक्फे से पहले बात हो रही थी क्राउड के हवाले से और कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से। अरसान साहब क्या कहेंगे, कल बॉलर्स ने काफी रन दे दिए, टूर्नामेंट का दूसरा पीएसएल का हाईएस्ट स्कोर बनवा दिया, 245 रन मुल्तान सुल्तान ने बना दिए। तो क्या कहेंगे इनके हवाले से? यार मुल्तान सुल्तान ने बनाने ही मुल्तान सुल्तान जिस फॉर्म में है माशाल्लाह से, और जिस तरह से पूरी टीम शानदार तरीके से जेल हुई है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, तो नो डाउट कि मुझे उम्मीद थी कि मुल्तान सुल्तान ही वो टीम होगी जो पीएसएल का हाईएस्ट स्कोर करेगी। वो लग भी रहा था जब फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड थी, जब तक एलेक्स सेल्स वहां पर मौजूद थे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी अब इशूज बन गए, वहां पे इंजरीज हो गई हैं, वरना बड़ी शानदार टीम थी। दूसरी टीम लाहौर कलंदर है, उसके पास भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बड़ा स्कोर कर दे, और वो कर भी रही है, 200 रन भी उसने किए हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान, मैं आपको एक बात बताऊं, कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बहुत बड़ा मसला है। वहां पर एक सबसे बड़ा इशू है, कोयटा ग्लैडिएटर को कुछ चीजों पर ना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप अपने रिटेन प्लेयर, जिस तरह कराची ने अपने रिटेन प्लेयर को लूज किया है ना, आपने वकास मकसूद को लूज कर दिया कराची से, आपने उसको अच्छे अपने प्लेयर को लूज किया, आपने एलेक्स सेल्स को लूज कर दिया, आपने और प्लेयर को लूज किया, फिर वो भुगत रहे हैं। यही हाल कोयटा का है, बेन कटिंग को लूज कर दिया कोयटा ने, अच्छे प्लेयर्स को लूज कर दिया। फिर अब उनके पास जेसन रॉय है, विल स्मिथ बहुत शानदार प्लेयर है, लेकिन बीच में एसन को खिलाना था तो आपने विल स्मिथ को ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि जेसन रॉय आ गया था। ये जो ड्रॉप करना खिलाना, ये स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके अगले मैचेज में कोयटा के लिए 2 एंड आए हैं, अगर कोयटा जीती तो आगे, नहीं जीती तो पीछे। और देखिए ना पिशावर जल्मी ऐसा ही नहीं करती है कि वो पहले शुरू में परेशान होती है, लेकिन जब जीत का टाइम आता है या सेमीफाइनल या प्ले ऑफ कह लें, उसमें जाने का टाइम आता है, तो पिशावर जल्मी आपको परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है। कोई बड़ा नाम नहीं है पिशावर, मुझे बताएं कौन सा उन्होंने बहुत बड़ा नाम चूज किया है। इमर्जिंग प्लेयर पे, यंग प्लेयर पे या शोएब मलिक पे रिलाई कर रही है पूरी की पूरी टीम, और उस्मान कादिर पे रिलाई कर रही है स्पिन में। कोई बहुत बड़ा बॉलिंग नहीं है उनके पास। एक वहाब रियाज है, वहाब रियाज इज गेटिंग ओल्ड बट ही इज डूइंग वेल, लेकिन एक्सीलेंट नहीं कर रहा वो, क्योंकि अब उसका टाइम भी ओवर हो रहा है, और पेस जितनी ज्यादा होगी पिचेस पे उसमें मार पड़ेगी, क्योंकि ये पिचेस ज्यादातर बनवाई गई रवीज राजा की हिदायत पे। बैटिंग ट्रैक में बड़ा शानदार काम किया है चेयरमैन पीसीबी ने, और मैं उन्हें बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। जब से चेयरमैन पीसीबी आए हैं, उनके जो पिच रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं पहली बार दिख रहे हैं कि किसी बंदे ने पिच पर काम किया, क्योंकि कुछ क्रिकेटिंग सेंस का चेयरमैन आया, उसको ये अंदाजा है। उन्होंने जैसे डोमेस्टिक में जाकर पिचेस के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि पिचेस की तब्दीली नागुज़ीर है, और अब आप देखें क्यूरेटर्स को काम करना पड़ रहा है पिचेस पे।
ये नहीं कि एक ही बिल्कुल ट्रैक है। बना के दे दे। विकेट बड़ी अच्छी तैयार की, जहां पर बॉलर्स को भी हेल्प होती दिखाई रही, बैटर्स भी रन करते दिखाई दे रहे हैं इस विकेट के अंदर, और स्पिनर्स अपनी जाल बिछाते भी नजर आ रहे हैं। तो शायकीन क्रिकेट T20 क्रिकेट को इसी तरह देखना चाहते हैं। अरसान भाई, इस PSL 7 के अंदर हमने देखा कि 3 से 4 खिलाड़ी जो है नौजवान पाकिस्तानी निकलकर सामने आए हैं, जमान खान की सूरत में, मोहम्मद हारिस की सूरत में, मीर हमजा की सूरत में, और दीगर से 2 से 3 खिलाड़ी हैं। तो समझते हैं कि PSL की दरियाफ्त मोहम्मद हारिस और जमान खान कह सकते हैं हम? यार बिल्कुल कह सकते हैं, आपने बड़ी सही बात की है, और मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार टैलेंट है। बट मैं अगेन कहूंगा कि हम सारे जितने हमारे मीडिया के दोस्त हैं, हमारे सीनियर रियाज भाई बैठे हैं, हम लोगों को ये कहना थोड़ा रुकना चाहिए कि यार फौरी तौर पर हम ये कहना शुरू कर देते हैं ये ले जी पाकिस्तान के लिए बस टीम के लिए तैयार लड़का आ गया है, तो बेचारा जब इंटरनेशनल डोमेस्टिक खेलने में उसको अपना सीनियर डोमेस्टिक का पूरा करके पक लेने दें। जब पका हुआ फल आप खाएंगे उसका मजा और होगा। तो थोड़ा सा टाइम लें, तो लड़के को थोड़ा सा तैयार होने दें। बहुत शानदार टैलेंट है, टैलेंट को निखारने की जरूरत होती है, उसको ट्रेन करने की जरूरत होती है। आप लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन इज अ वेरी जेन्युइन टैलेंट। और दूसरा कासिम अकरम, बिल्कुल, अभी मैं कासिम अकरम पे ही आ रहा था। आपने जिक्र कर दिया अंडर 19 बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और उसे फिर जो है PSL में भी है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और मुश्किल औकात पे जो है वो रन कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? मैं मतलब से ज्यादा वही अंडर 19 का ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम किया जो आज से पहले किसी ने किया ही नहीं, 5 विकेटें और सेंचुरी। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, और वो बड़ा शानदार ऑलराउंडर है। मजे की बात ये है रियाज भाई, अगर सुन रहे हैं, जी 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 बिल्कुल, माशाल्लाह रियाज बहुत भाई, अच्छा। कासिम अकरम एक शानदार फील्डर भी है। ये हमारे बिल्कुल। लिए एक सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान में फील्डिंग का बड़ा मसला है। क्या कहते हैं रियाज भाई? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू अरसलान भाई। अच्छा, इस टूर्नामेंट के अंदर अरसलान भाई हमने देखा कि सबसे अच्छी फील्डिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की नजर आ रही है। तो कैसा देख रहे हैं इस्लामाबाद की फील्डिंग को इस टूर्नामेंट के अंदर? यार टीम बड़ी फिट है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। मैं एक बात बताऊं, जो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर दलमी से हारी है, बड़ी कमाल की बात यह है, कोई फॉरेन बड़ा प्लेयर नहीं खेल रहा था। कॉलिन मनरू भी बाहर था, एलेक्स हेल्स बाहर चला गया था, सारी टीम यंग थी, शादाब भी नहीं था, आसिफ ने कैप्टनसी की। लेकिन आप ये देखें कि वो मैच इतना क्लोज ले गए। कमाल ये है कि आप अपने जाती जो हमारा नेशनल टैलेंट है उस पर बिलीव करके तो देखें, सारे वही लड़के खेले। आजम खान ने स्कोर किया है, गुरबाज बहुत अच्छा खेल गया, यंगस्टर्स ने स्कोर किया है, फहीम अशरफ बड़े अच्छे निक्स में है, फहीम अशरफ बड़ी शानदार बैटिंग कर रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ कि शुक्र है कि फहीम अशरफ जैसा ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। हुजैल शाह भी बड़ी अच्छी फॉर्म में इस टूर्नामेंट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। हुजैल शाह, ओहो उनका बड़ा जबरदस्त लक चल रहा है। हुजैल जहां पे हाथ डाल रहे हैं सोना बन रहे हैं। वो बॉलिंग में भी इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और बैटिंग में जो रिक्वायर्ड है मुल्तान सुल्तान को वो कर रहे हैं। देखिए, वो एक चीज ये भी होती है कि कभी कभी ना आपकी फॉर्म लगी होती है, और फॉर्म के साथ आप मेहनत कर रहे हो, उसके साथ अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ता है और आपकी लक भी होती है। जैसे मेरे साथ जो सीनियर्स हैं, जो लोग जानते हैं, खासतौर पर रियाज भाई लिखते बहुत अच्छा है, तो रियाज भाई ने इंटरव्यूज भी किए हैं तमाम तर प्लेयर के। बाबर आजम के बारे में जो मुझे पहले बात हुई, मैं बार बार बाबर की बात इसलिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता गैर जरूरी तौर पे एक नेगेटिव एलिमेंट फैलाना हमारे सबके लिए नुकसान देता है। मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम को आप बिल्कुल इससे रिलैक्स कर दें, तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बाबर आजम इस काइंड ऑफ अ प्लेयर, सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर है। वो आपको जब रिटायर होगा तो सारी फॉर्मेट में 5-5, 10-10 हजार से ज्यादा रन करके देके जाएगा, और फिर पूरी दुनिया के रन का रिकॉर्ड तोड़ दी होगी इंशाल्लाह। सेम फॉर रिजवान। हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसको सपोर्ट करें। सॉरी, बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करें, बाबर आजम को। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान कोकर साहब आपका विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। रियाज साहब, जिस तरह बाबर आजम के हवाले से कह रहे थे अरसलान साहब कि उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, और उसके बाद वो देखें पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान के लिए रन करते हुए आए हैं, तो समझते हैं कि प्रेशर को अब बिल्डर्स को जो है ना कम कर देना चाहिए। बिल्कुल, अरसलान भाई ने न सिर्फ बाबर आजम के मुतालिक बल्कि जितनी भी बातें की हैं वो माशाल्लाह बहुत ही मतलब बेहतरीन की हैं, और मज़ा आ गया उनकी मतलब एक एक्सपर्टीज़ जो उनका एक्सपोजर है माशाल्लाह अरसलान भाई का।
तो जहाँ तक बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को प्रूव किया है। ये तो हम पीएसएल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो पीएसएल के हवाले से जाहिर है देखें शर्जील और इन पे ही डिपेंड कर रहे थे। पहले हम आमिर पे कर रहे थे या इलियास पे कर रहे थे, वो दोनों टीम से बाहर हो गए। टीम का कॉम्बिनेशन इनका सही बन नहीं पाया। इनकी टीम में ज़्यादातर जो थे ऑलराउंडर्स प्लेयर थे। तो जब कोई टीम जो है मतलब बिड के टाइम पे जो भी इनके ऑनर थे, फ्रेंचाइज ऑनर थे या ऑफिशियल थे, जब वो अपनी टीम नहीं बना सके, गो के देखें हमें उनकी नेक नियति पे कतई तौर पे शुबा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि देखें जो भी फ्रेंचाइजर्स हैं और जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि टीम जो है बेहतर से बेहतर बने। लेकिन इस तरह की जब गलतियां कहीं ना कहीं हो जाती हैं, तो ये गलती यकीनन मतलब ये कि हो गई है कराची के जो फ्रेंचाइज हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, कि वो अपनी टीम उस तरह से मार्केट में नहीं लेके आए जिस तरह से पीएसएल के हवाले से दूसरी टीमें आई बन के। रह गई बात, देखें जब भी कभी आप एक या दो प्लेयर्स पे रिलाई करेंगे, उन पर डिपेंड करेंगे, तो उसमें यही होता है कि अगर वो दो प्लेयर नहीं चलते तो टीम बैठ जाती। फिर उन प्लेयर्स पे भी एक प्रेशर मतलब बिल्डअप हो जाता है कि यार उन्हें होता है कि यार पूरी टीम जो है हम पे डिपेंड कर रही है, हम ही को करना है। तो ये जो है एक गलत मतलब रिवायत है, इस तरह से होना नहीं चाहिए। इस तरह से होना नहीं चाहिए। गुलाम साहब क्या कहेंगे, एक तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो कप्तान है सरफराज अहमद, वो थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ है बाबर आजम पे बड़ी नुक्ताचीनी हो रही है, तो कैसा देख रहे हैं? दोनों को बड़ा प्रेशर है इस वक्त दोनों कप्तानों के ऊपर। देखिए सरफराज का जो मसला है, पहला सवाल तो आपने जो किया सरफराज का, सरफराज के साथ तो थोड़ा सा भी जो बात हो रही थी, अरसलान साहब बात कर रहे थे कि अब ये प्लेयर टीम में उमर अकमल के मुतालिक कह रहे थे कि उमर अकमल का फ़िलहाल आना मुश्किल है। सरफराज पे एक प्रेशर है, इसमें आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, तमाम दुनिया समझती है। सरफराज पे प्रेशर है, वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर सरफराज के हवाले से आपसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वक्फे से पहले बात हो रही थी सरफराज के हवाले से और बाबर आजम के हवाले से। गुलाम साहब कंटिन्यू करें, कहां से सरफराज गलती कर रहा है, बाबर आजम गलती कर रहा है, क्या समझ है? या टीम ऐसी नहीं मिली उसे कि वो जेल कर पा रहा हो, टीम को विनिंग कॉम्बिनेशन पे लाके ट्रैक पे खड़ा करना चाह रहा हो? शहजादा मोइन साहब, ये जो आपने सवाल किया ना कि टीम ऐसी नहीं मिली, मैं इस पर थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूँगा। 1992 वर्ल्ड कप की जो टीम थी पाकिस्तान की, आप अभी बैठ के उनके जो 14 लड़के थे उनके नाम गिन लीजिए, और 14 लड़कों में एक लड़का इकबाल सिकंदर ऐसा था कि वकार यूनुस वहाँ से टीम से वापस आए इंजरी की वजह से, और इकबाल सिकंदर गए, और इकबाल सिकंदर ने गालिबन 1 या 2 मैच खेले, शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप का चैम्पियन हो गया। मैं आज भी इस बात पे मुत्तफिक हूँ और कहना पसंद करूँगा कि क्रिकेट के खेल में किस्मत का बड़ा फ़र्क है, मतलब, और किस्मत जो है वो आप देखें, अभी जो T20 का इंडिया वाला मैच हुआ पाकिस्तान का वर्सेस इंडिया का, क्या आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की टीम इतनी बुरी थी कि वो 10 विकेट से हारे? नहीं, बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, टीम का जज्बा बहुत अच्छा था, टीम स्पिरिट थी, और पीछे से जो वो थी कोचिंग स्टाफ था, ये बेंच पे लोग बैठे हुए थे, वो टीम को बहुत अच्छा लड़ा रहे थे, टीम को बहुत अच्छा लड़ा रहे थे। सरफराज के साथ सिर्फ एक प्रेशर है, और वो प्रेशर है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान टीम को दोबारा बिल्कुल किसी तरह वो पाकिस्तानी टीम पर वापस आ जाए, ये प्रेशर है और उसे यकीनन रन भी करना है। गुलाम अब्बास साहब क्या कहेंगे सरफराज के हवाले से? सर सरफराज साहब इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर में है, बट नो डाउट ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। पाकिस्तान की कप्तानी भी उन्होंने की है, और T20 सीरीज जो है 11 जिताने में भी बड़ा अमल दखल है उनका। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और इंशाल्लाह सर ये कमबैक करेंगे इंशाल्लाह। कल के मैच में चूँकि जैसे गुलाम मोहम्मद साहब ने भी फरमाया कि रिजवान साहब और बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आउट क्लास थी,
तो इंशाल्लाह वी होप इंशाल्लाह जो है ज़रूर सरफराज कमबैक करेंगे, रन्स करेंगे टूर्नामेंट्स के अंदर। अब थोड़ी सी बात हम जो है जो पिछले दिनों मैराथन रेस हुई उसके हवाले से, और कल हमने देखा कि कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने जो है जो खिलाड़ियों में जो है चेक और पैसे तकसीम किए, तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं गुलाम मोहम्मद साहब से। सर क्या कहेंगे, इकबाल मेमन जिस तरह काम कर रहे हैं कराची के अंदर, हम देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी गैर मुल्की से अवार्ड्स भी हासिल करते हैं उनको भी यहाँ पर मदऊ करते हैं अपने ऑफिस में और खिलाड़ियों को नवाजते हैं, तो ये अच्छा इक़दाम है और कोशिश होती है उनकी कि जो खिलाड़ी, खासकर हम देख रहे हैं कि लियारी के बच्चों को बड़ा प्रमोट करते नजर आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? शहजादा मोइन साहब, मैं आपका बेइंतहा मशकूर ममनून हूँ कि इस नशिस्त में आपने क्रिकेट के बाद मैराथन की पर बात करी और इकबाल मेमन साहब का आपने जिक्र किया। आपको ये सुन के खुशी होगी और होनी चाहिए। और एक बात की मैं तस्दीक कर दूं कि जो आपने बात अभी अपने दौरान गुफ्तगू में की, हो सकता है कि आपकी मालूमात में शायद इसमें कुछ थोड़ी सी कमी हो। इकबाल मेमन साहब लियारी पे ही ख़ास तौर पे तवज्जो नहीं दे रहे। इकबाल मेमन साहब पूरे कराची में कोरंगी के ग्राउंडों में गए, मलीर में गए, न्यू कराची में गए, नाज़िमाबाद में गए, हर जगह पे इकबाल मेमन साहब जा रहे हैं। और पिछले 5 माह का अर्सा हो गया, मेरी कोई 45 साल का क्रिकेट स्पोर्ट्स के अंदर एक मतलब तजर्बेकारी है और रियाज भाई जैसे लोगों से मैंने सीखा है। ईमानदारी की बात है कि ये वो लोग हैं कि जिन लोगों से मैंने सीखा है, क्योंकि ये शमसुज़्ज़मा साहब महरूम थे, ये उनके शागिर्दों में थे और हम इनसे सीखते थे और आज वो सीखना में ही काम आया कि मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, कमिश्नर कराची का स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं एक बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहूँ कि जो मैराथन हुई है, ये सवाल आप गुलाम अब्बास जमाल से भी कीजिएगा, मैराथन में इकबाल मेमन साहब का सबसे बड़ा कारनामा जो है वो ये है कि सिंध हुकूमत का या वफाकी हुकूमत का 1 पैसा इकबाल मेमन साहब ने इस मैराथन पे खर्च नहीं किया और तमाम का तमाम प्राइवेट स्पॉन्सरशिप पे आया। और मैं ये बात, चूँकि मैं उस मैराथन का एक बहुत बड़ा पार्ट था, इकबाल मेमन साहब ने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। जिम्मेदारी ये लगाई गई कि आपने शर्ट्स दे देनी है, आपने इनामात दे देने, आपने वो आर्ट स्पॉन्सर वालों को कहा है कि आपने वो शो कर देना। इस तरह इकबाल मेमन साहब ने किया। और शहजादा मोइन साहब, मैं आपको ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताऊं कि मैं इकबाल मेमन साहब से एक जगह शर्त जीता, और वो किस बेस पे शर्त जीता कि वो कह रहे थे कि 5000 लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा सर आप शर्त हारेंगे, इस दफ़ा लोग 5000 से कई गुना ज़्यादा आएंगे। डॉन जैसे न्यूज़पेपर ने लिखा है कि ओवर 15,000 मतलब जो है पार्टिसिपेंट्स उसमें मौजूद थे। और जहाँ इकबाल मेमन साहब का इसमें किरदार रहा है, शहजादा मोइन साहब एक इंकशाफ मैं करता चलूँ कि पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब, जो बास्केटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं, मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब और पाकिस्तान एयर फोर्स के AVM एयर मार्शल जुबैर हसन खान साहब और सिंध पुलिस, इन 3 अदारों का और कराची की पूरी इंतजामिया, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, उन्होंने इस मैराथन में इकबाल मेमन साहब की क़यादत में इस तरह काम किया कि इकबाल मेमन साहब वालिद का किरदार अदा कर रहे थे और ये तमाम के तमाम उनके औलाद बन के काम कर रहे थे। 4 बजे रात को हम घर से गए। इसमें मोइन खान साहब का और DH एकेडमी का बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार जो रहा है, जो पॉजिटिव साइन आया, आपके प्रोग्राम में असगर अजीम साहब को आपने यहाँ बुलाया था और असगर अजीम साहब ने भी मैराथन पे गुफ्तगू की थी। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा एज ए कोऑर्डिनेटर कमिश्नर कराची कि मीडिया ने जिस तरह पॉजिटिव रिस्पांस किया और मीडिया ने जिस तरह इकबाल मेमन साहब और कराची की इंतजामिया को सपोर्ट की, इकबाल मेमन साहब ने उसका जवाब अखबारात में बिल्कुल अखबारात में दिया। कैसा देखा गुलाम अब्बास साहब, पहली दफ़ा हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर को दिए गए मैराथन की जिम्मेदारी, और हमने देखा कि कराची बिल्कुल सजा हुआ नज़र आया, मुख्तलिफ जगहों पे बैनर आवेजा थे तीसरी कमीशन कराची के उस पर, और इकबाल मेमन साहब हम देख रहे हैं कि खिलाड़ियों को भी बड़ा सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? सर, ये जो कराची मैराथन, थर्ड कराची मैराथन हुई थी, ये कराची शहर के लिए एक तोहफा था। और सर, इस ख्वाब की तकमील के पीछे हमारे कमिश्नर साहब इकबाल मेमन साहब की
काविशें और उनकी मेहनत थी, क्योंकि हम उनकी टीम का हिस्सा भी थे। तो हमने देखा कि दिन रात उन्होंने एक किया और उनका एक विजन है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। और चूँकि आपको पता है गुज़िश्ता सर अरसे में सर जितने भी हमारे ग्राउंड से वो वीरान हो चुके थे, मगर आज आप कोई भी ग्राउंड पे आप जाएं, कोई ना कोई टूर्नामेंट चल रहा होगा और माशाल्लाह सर ये खुशी की अलामत है। और इस तमाम चीज़ों का जो सहरा जाता है वो इकबाल मेमन बिल्कुल सहरा जो इकबाल मेमन को जाता है। क्या कहेंगे, जिस तरह खिलाड़ियों को अपने पास बुलाते हैं कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब, रियाज साहब, और उनको इनामात देते हैं, तो खिलाड़ियों का हौसला कितना अच्छा हो जाता है और कितने जज्बे के साथ वो कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में जो है उम्दा कारकर्दगी दिखाएं और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम को सर बुलंद रखें। शहजादा मोइन, कराची जो है दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक है और उसका कमिश्नर बनना जो है उसकी मतलब जो लोग मतलब संभाल रहे हैं की पोस्टों पे हैं वो एक एजाज़ है। और यकीनन इकबाल मेमन साहब की जो एक्सपर्टीज़ हैं, उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो एक्सपीरियंस है इस मैराथन रेस में वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। जैसा कि गुलाम मोहम्मद साहब ने बताया, क्योंकि ये तो माशाल्लाह काफ़ी करीब हैं हर चीज़ में, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो जैसा इन्होंने कहा कि तकरीबन 15,000 के करीब वहाँ पे शायकीन आए, तो यकीनन मुझे भी बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि ये पहली मैराथन रेस थी जिसमें इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट आए। और ये जो है मतलब मुकम्मल एतमाद का इजहार है ऑर्गेनाइजर्स पे कि मतलब कराची जैसे शहर में आप ये देखें कि एक ज़माने में ज़ाहिर अमन व अमान की सूरत हाल थी, लेकिन इसमें हमारी सिक्योरिटी इदारों का बड़ा क्रेडिट जाता है जिन्होंने इसको मतलब कायम किया। और आज हम इन हेल्थी एक्टिविटीज़ को बहुत ही पुरअमन तरीके से मना रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। देखें इससे ये क्योंकि हेल्थी एक्टिविटीज़ है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस तरफ आएंगे आपके माशरे से नेगेटिव एक्टिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिव मतलब चीज़ें सामने आएंगी, तो एक अच्छा माशरा तश्कील देगा। मैं ये समझता हूँ कि इससे के जितने भी ऑर्गेनाइजर से मुबारकबाद के काबिल हैं, ख़ासतौर से कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब और डीजी रेंजर्स तशरीफ लाए थे वो थे। और जैसा कि आपने और डीजी रेंजर्स से रियाज साहब आपको ये भी बताऊं कि 3 किलोमीटर की मैराथन के अंदर पर्सनली हिस्सा भी लिया। बहुत बड़ी बात है। मैं प्रोग्राम में टाइम कम है, इसको जो है तो मिनी मतलब मैराथन बहुत बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब आपका, गुलाम मोहम्मद साहब आपका, गुलाम अब्बास साहब आपका। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में सर बुलंद रहे। इसी के साथ जो अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।